चलो अब हम बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की। अगर हम बात करें बेटा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की, मैं नहीं जानता हूं कि बाकी के टीचर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को जिंदगी में समझ में नहीं आता और थ्री फेज कंडीशंस को, जो थ्री फेज सर्किट होता है उसको बड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है, मैं आपको आज जो करवाऊंगा बस इतना ही आपको थ्री फेज में करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता जितना मैं कराऊंगा। ठीक है, और यहां पे जब हम थ्री फेज सर्किट पढ़ते हैं तो हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले चीजें क्या रखनी है। कि भाई आपके पास जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसमें एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। बात समझ में आ गया? वो आपके पास सिंगल फेज जो ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर मैं बोलता हूं कि ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो आप बोलोगे सर एक प्राइमरी है और आपके पास एक सेकेंडरी है। अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, वी फेज इंटू आई फेज इंटू आपके पास cos ऑफ फाई आपके पास आ जाएगा। अगर मैं सिंगल फेज वाले तीन ट्रांसफॉर्मर यूज कर लूं, सिंगल फेज वाले तीन ट्रांसफॉर्मर यूज कर लूं तो मेरे पास जो पावर आएगा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो इस पावर को, वी फेज आई फेज cos ऑफ फाई। बात समझ में आ गया? ये थ्री फेज पावर बन गई। तो यहां पे मैंने सिंगल फेज का एक ट्रांसफॉर्मर था, उस सिंगल फेज के तीन ट्रांसफॉर्मर यूज करके थ्री फेज पावर ट्रांसफर कर दी। लेकिन आपके पास तीन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को यहां पे बनाने पड़े तो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। ओके, ज्यादा मटेरियल आप लोगों के पास लगेगा थ्री फेज पावर को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार अपन एक ऐसा काम करते हैं कि हमको तीन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर ना बनाना पड़े, हम एक ही ट्रांसफॉर्मर बना दें जो कि थ्री फेज की तरह काम करे, एक ही कोर हो उसमें थ्री फेज की वाइंडिंग कर दे। तो अब थ्री फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आता है स्टार और डेल्टा। बात समझ में आ गया? तो हम उनको इलेक्ट्रिकल में स्टार और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि आपके पास ये स्टार मैंने बना दिया, ठीक है, ये एक वाइंडिंग हो गई। अगर ये दूसरी वाइंडिंग की बात करूं तो ये आपके पास दूसरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपके पास तीसरी वाइंडिंग की बात करूं तो ये आपके पास तीसरी वाइंडिंग हो गई। बात समझ में आ गया? चलो मैं इसको आर, ये आपके पास Y और ये आपके पास B, तीन फेज मैंने ले लिया। बात समझ में आ गया? हाँ सर देखो, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास C हो गया। इतनी बात समझ में आ गया? तीनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, या 120 डिग्री का होता है। क्लियर? अब देखो ये प्राइमरी में मैंने क्या कर दिया कि भाई स्टार लगा दिया। प्राइमरी में क्या लगा दिया बच्चे? स्टार लगा दिया। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे तो सेकेंडरी में डेल्टा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी साइड में आप डेल्टा बना दो, सेकेंडरी साइड में आप डेल्टा बना दो। ठीक है, अगर मैं डेल्टा बनाता हूं बच्चे तो हमारे पास ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया बच्चे। ठीक है, इसके तीन टर्मिनल्स निकाल देता हूं, आर, ये आपके पास Y और ये आपके पास B। कहीं जगह कहीं बुक्स में यहां पे RYB ना लिख के कई जगह आपको ऐसे भी लिखता है कि सर आपके पास ये A हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास C हो गया। क्लियर? और इसको भी आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास C हो गया। क्लियर? अगर हमारे पास यहां पे हम चर्चा करते हैं तो सर देखो, प्राइम मैंने बोला कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर लेता तो एक ही वाइंडिंग होती है, और यहां पे देखो इसकी ये एक वाइंडिंग, तो इसका ये प्राइमरी और ये इसका सेकेंडरी। बात समझ में आ गया? एक वाइंडिंग, फिर दूसरी वाइंडिंग इसका प्राइमरी, फिर दूसरी वाइंडिंग इसकी सेकेंडरी, तो दो वाइंडिंग हो गई। फिर तीसरी वाइंडिंग प्राइमरी और ये तीसरी वाइंडिंग आपके पास सेकेंडरी, तो ये थ्री फेज आपके पास हो गया। बात समझ में आ गया? तीनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है बच्चे? 120 डिग्री यहां पे होता है। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना, यहां से अगर मैं सप्लाई सिस्टम कनेक्टेड कर देता हूं, मान लो इधर से आपके पास थ्री फेज, अब हमारे पास सप्लाई जा रही है, ठीक है, ये इसको भी जाएगी, ये इसको भी जाएगी, ये आपके पास इसको भी जाएगी। तो सर देखो इसके अंदर जो जाएगा वो आपके पास लाइन करंट जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो जाएगा वो आपके पास लाइन करंट जाएगा, इसके अंदर जो जाएगा वो आपके पास लाइन करंट जाएगा। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। बात समझ में आ गया? तो बेटा देखो बड़े ध्यान से सुनो, ये जो आपके पास यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो ये आर वाली लाइन है, ये बी वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच में क्या वोल्टेज होगा? लाइन वोल्टेज होगा। बात क्लियर? हाँ सर।
अगर मैं बात करता हूं कि बेटा ये आपके पास Y वाली लाइन है और ये B वाली लाइन है, तो दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा बच्चे? आप बोलो सर ये भी लाइन वोल्टेज होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये आपके पास लाइन वोल्टेज होगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। अब सर देखो हमारे पास जो स्टार जो कनेक्शन होता है, स्टार जो कनेक्शन होता है बच्चे, इसमें न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, वहां पे न्यूट्रल एब्सेंट होता है। यहां पे ये न्यूट्रल आपके पास होता है। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो कि सर यहां से लेके ये एक फेज है आर वाला और ये न्यूट्रल, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा, और इसके अंदर जो करंट जाएगा वो आपके पास फेज करंट आपके पास जाएगा। क्लियर? अब सर देखो हमारे पास यहाँ पे अगर इसमें भी बात करूं तो सर यहाँ पे हमारे पास ये फेज वोल्टेज होगा और इसके अंदर जाने वाला आपके पास फेज करंट होगा। सर ये भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा बेटा? फेज वोल्टेज होगा और इसके अंदर जाने वाला करंट आपके पास फेज करंट आपके पास होगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। इतनी बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि सर हमारे पास यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या होता है जो फेज में जाता है, फेज करंट क्या होती है जो फेज के अंदर जाती है, लाइन वोल्टेज क्या होता है जो लाइन से आपने सप्लाई किया है जिन टर्मिनल्स को। ये बात समझ में आ गया? तो अच्छा अगर मैं डेल्टा में बात करता हूं तो बेटा ये आपके पास ये टर्मिनल और ये टर्मिनल लाइन से कनेक्टेड होगा, तो आप बोलोगे मानो कि ये सेकेंडरी साइड लगाया तो ये लोड से कनेक्टेड होगा, सप्लाई से इसको कनेक्टेड कर दिया तो ये लोड को कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये क्या है बेटा? आपके पास लाइन वोल्टेज। बात समझ में आ गया? इसमें से जाने वाली करंट आपके पास क्या होगी? लाइन करंट। क्लियर? हाँ सर। देखो बी और सी, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में क्या होगा बच्चे? लाइन वोल्टेज। आर और बी तीनों टर्म, आर और वाई, आर और वाई, तो यहां पे बोलोगे सर आर और वाई इसके बीच में क्या वोल्टेज होगा? लाइन वोल्टेज। तो भाई साहब आपके पास है ना तीनों टर्मिनल से जाने वाली करंट क्या होगी बच्चे? लाइन करंट हमारे पास यहां पे होगी। अब देखो मैं तो यहां पे बेटा आपके पास करंट जो है वो इंटरिंग करता हुआ दिखा रहा हूं, ठीक है? नहीं तो लोड को कनेक्टेड होगी तो ये लाइन के टर्मिनल आपके पास लोड से कनेक्टेड हो जाएंगे और यहां से जाती हुई करंट आपको शो हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने यहां पे इनपुट करती हुई दिखा दी, आपको आउटपुट करती हुई दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे पास अगर मैं बात करता हूं ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, न्यूट्रल नाम की कोई चीज नहीं होती है, न्यूट्रल आपका एब्सेंट होता है। तो बेटा आपके पास यहां से लेके यहां तक जो ये वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज होगा और इसके अंदर जाने वाली करंट आपके पास फेज करंट होगी। सर यहां से लेके यहां तक आपके पास ये फेज वोल्टेज होगा और इसके अंदर जाने वाली करंट आपके पास फेज करंट होगी। सर यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा और इसके अंदर जाने वाली करंट आपके पास फेज करंट होगी। बात समझ में आ गया? हाँ। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये याद रखना है कि सर लाइन वोल्टेज और लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है? फेज वोल्टेज और आपके पास सॉरी फेज करंट और लाइन करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर स्टार की चर्चा करूं तो डेल्टा की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें उल्टा करना होता है। एक चीज का याद रख लो, दूसरे में आपको करने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर मैं यहां पे बात करूं ना सर कि सर हमारे पास यहां पे जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 होता है। ये बात दिमाग में बिठा लोगे? लाइन वोल्टेज मतलब ज्यादा होता है, डायरेक्टली टर्मिनल से आपका कनेक्टेड है, डायरेक्टली टर्मिनल से आपके पास ये लाइन टर्मिनल्स आपके कनेक्टेड है सप्लाई से, तो फेज वोल्टेज आपका कम होगा, लाइन वोल्टेज आपका ज्यादा होगा। रिलेशंस क्या होता है? ये होता है। दूसरा हमारे पास सर फेज जो करंट होती है ना वो लाइन करंट के इक्वल होती है। बस भाई इतनी छोटी सी बात आप लोग याद रख लोगे? हाँ सर, इतनी छोटी सी बात हम लोग याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने बोला इसका उल्टा कर दो बच्चे, इसका उल्टा कर दो। यहां पे फेज करंट इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 है, तो यहां पे कर दो भाई, यहां पे फेज वोल्टेज आपका लाइन करंट के इक्वल होगा डेल्टा में। क्लियर? और अगर मैं फेज करंट की बात करूं बच्चे तो फेज करंट जो होगी वो आपके पास उसका उल्टा कर दो, IL/√3 होगी। तो ये तो हो गया सर याद करने का तरीका कि हमको याद कैसे करना है। क्लियर? अब यहां पे बच्चों को एक बड़ा डाउट आता है कि सर हमको जब पावर पूछी जाती है तो हम √3 यूज करें या हमारे पास 3 यूज करें। देखो मेरे भाई बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा, मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा इसको हमने फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के क्यों इक्वल किया? सर यही लाइन वोल्टेज था। अगर इस टर्मिनल को मैं यहां पे लेके आता हूं और इस टर्मिनल को यहां पे लेके आता हूं तो मेरे को दिखता है कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, इसलिए इक्वल हो गया। लेकिन लाइन करंट जब यहां पे आई तो इसके अंदर अलग करंट, इसके अंदर अलग करंट, इसलिए आपने बोला कि फेज करंट और लाइन करंट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये आपकी इक्वल नहीं होती है।
लेकिन यहां पे बात करें कि बेटा ये लाइन करंट है, ये इसके अंदर आएगी तो फेज की करंट और लाइन की करंट सेम दिख रही है, इसलिए मैंने बोला कि लाइन करंट और फेज करंट आपकी इक्वल होती है। दूसरी बात, सर ये लाइन का टर्मिनल है और ये लाइन का टर्मिनल है बच्चे, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो आप बोलोगे सर ये अलग फेज है, ये अलग फेज है, तो ये पूरा आपके पास एक लाइन का वोल्टेज हो जाता है दो लाइंस के बीच का। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आपके पास और भी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। आज के बाद आपको थ्री फेज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैंने ये काम क्यों किया, मैंने बोला कि सर थ्री फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम स्टार डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि सर कई बार वो √3 से मल्टीप्लाई करता है, कई बार 3 से मल्टीप्लाई करता है। मेरे भाई बताओ, जब आपने सिंगल फेज की बात कर रहे थे तो थ्री फेज आपके पास थ्री फेज पावर आपने जनरेट कर दिया था 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे भाई अगर मैं इसमें बात करूं स्टार में, तो आपके पास अगर थ्री फेज पावर आपको निकालनी है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई भाई। और ये जो कोस का फाई एंगल है ये इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल है, ये भी याद रखना, इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल है। क्लियर सर? अगर मैं डेल्टा में बात करूंगा तो डेल्टा में भी ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू आपके पास वी फेज इंटू आई फेज आपके पास कोस ऑफ फाई। बात समझ में आ गया? हाँ सर लेकिन हमने कभी कभी √3 से मल्टीप्लाई होते हुए देखा है। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर बात कर रहे हो ना, तो फेज वोल्टेज की जगह आप लाइन वोल्टेज लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फेज करंट की जगह पे लाइन करंट लिख दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं स्टार के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू फेज वोल्टेज की जगह लिखा तो VL अपॉन आपके पास √3 इंटू आपके पास ये IL हो गया, ये आपके पास कोस ऑफ फाई हो गया। तो मेरे भाई 3 अपॉन √3 क्या होता है ये समझ लो। 3 अपॉन √3 कैसे लिख सकते हैं सर? 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय हमारे पास √3, ये कट गया तो कितना बचा, √3 बच गया। तो सर हमारे पास ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, P स्टार आपके पास 3 फेज में। तो हमारे पास यहाँ पे √3 और आपके पास VL और आपके पास IL, ये आपके पास कोस ऑफ फाई हो गया। बात समझ में आ गया? हाँ सेम बेटा यहाँ पे भी कर सकते हो, डेल्टा के अंदर भी। तो सर हमारे पास 3 इंटू आपके पास VL, ये VL हो गया और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास IL अपॉन आपके पास √3 हो गया, ये कोस ऑफ फाई हो गया बच्चे। हाँ अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें ना बेटा कि हमारे पास देखो 3 अपॉन √3 क्या होता है, √3 होता है, तो हमने बोलते हैं VL आपके पास IL कोस ऑफ फाई। बात समझ में आ गया? तो ये जब आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास लाइन का वोल्टेज होना चाहिए, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फेज का वोल्टेज, फेज का करंट आपके पास होना चाहिए। बात समझ में आ गया? हाँ ये बातें हमने दिमाग में बिठा ली। दो बातें और समझाऊंगा मैं। सर देखो हमारे पास है ना, हमने रिजोल्व करना आना चाहिए, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं हमेशा एक इंपेडेंस ट्रायंगल मेथड की बात करता हूं, कई बार मेरी क्लासेस में, मशीन की क्लासेस में, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस में, हर जगह मैंने यूज किया है। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मैंने बोल दिया ये फाई एंगल है, ठीक है, इसके सामने 90 डिग्री का एंगल होता है, फाई के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, बचा हुआ क्या होगा, बेस होगा। तो मेरे भाई बेस पे जो होती है वो आपके पास एक्टिव पावर होती है, जिसे आप किलोवाट पावर भी बोलते हो। जो आपके पास इस पे जो होती है, यहाँ पे आपके पास रिएक्टिव पावर होती है, और रिएक्टिव पावर जो होती है इसकी यूनिट kVAR होती है। बात समझ में आ गया? और ये जो आपके पास है एपरेंट पावर, क्या है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। अच्छा तो सर देखो हमारे पास एपरेंट पावर, सबसे पहले देखो ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं VI कॉन्जुगेट। अगर ये कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो दिस इज नॉट एपरेंट पावर, दिस इज आपके पास क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स पावर। क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर। एग्जाम में पूछा जा चुका है एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर में क्या रिलेशन है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर में क्या रिलेशंस हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड ही आपके पास एपरेंट पावर होता है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, VI का आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसको आप क्या बोलोगे, एपरेंट पावर बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, एपरेंट पावर बोलोगे। क्लियर? हाँ सर। तो ये हमारे पास जो है यहां पे ये H, ये आपके पास एपरेंट पावर कितनी होगी, S इक्वल्स टू VI आपके पास हो गई, ये मैग्नीट्यूड आपके पास हो गया। रिजोल्व करना मैंने कई बार अपनी क्लास में सिखाया है कि रिजोल्व कैसे करते हैं बेटा। तो P इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, S इंटू कोस ऑफ फाई। यहां पे कोस आएगा, यहां पे साइन आएगा, याद रख लोगे? हाँ सर, S इंटू कोस ऑफ फाई। तो आप ये लिख सकते हो कि VI कोस ऑफ फाई, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, VI साइन ऑफ फाई। बात समझ में आ गया? तो इसके साथ आपके पास VI आता है, इसके साथ आपके पास, सॉरी, इसके पास कोस आता है, इसके साथ साइन आता है। अब मेरे भाई
आपको अगर इसको लाइन में लिखना है, लाइन वोल्टेज में लिखना है, तो Q इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, √3 VL IL cos ऑफ फाई। चाहे आपके पास स्टार हो चाहे डेल्टा हो, दोनों में यही होगा। चाहे आपके पास स्टार हो या डेल्टा हो, आप क्या लिख दोगे बच्चे, आप बोलो √3 आपके पास VL IL cos ऑफ फाई आपके पास हो गया। बात समझ में आ गया? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गया। अब एक बात और आती है हमारे पास चर्चा में कि सर हमारे पास ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, भूल गए हो तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। सर देखो ये हमारे पास ये सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई है, और ये हमारे पास लोड है। सप्लाई से लोड को जा रही है बच्चे, तो सप्लाई आपके पास दो चीजों पे डिस्कशन होगा, एक तो आपके पास बैलेंस और एक आपके पास अनबैलेंस, कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। मेरे भाई सप्लाई को हम बैलेंस या अनबैलेंस माने क्या? नहीं मेरे भाई, सप्लाई ऑलवेज बैलेंस ही होती है। ऑलवेज क्या होती है बच्चे? बैलेंस ही होती है। ये दिमाग में बिठा लो कि सप्लाई हमेशा बैलेंस ही होती है। लोड जो होता है वो आपका बैलेंस भी हो सकता है, वो आपका बैलेंस भी हो सकता है, या आपका वो अनबैलेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो अभी हम स्टार में देखा था ये RYB आपके पास था, तो अगर मैं RYB ये वाला डायरेक्शंस लेता हूं, ये वाला डायरेक्शंस लेता हूं, तो दिस इज आपके पास बैलेंस। तो बैलेंस में मैंने बोल दिया कि RYB ये आपके पास बैलेंस हो गया। अनबैलेंस की बात करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा ले लो भाई। क्या लिख दोगे बच्चे? BYR, ये अनबैलेंस हो गया, या RBY भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बैलेंस कौन होता है और क्या होता है। क्लियर? अब मेरे भाई देखो, अभी अभी मैंने बताया कि डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन स्टार के अंदर न्यूट्रल होता है। अब मैं आपको चीजें जो बताने वाला हूं उसको अच्छे तरीके से समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक बात और डिस्कस करता हूं जिसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, फिर भी कर रहा हूं कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सिस्टमेटिक ढंग से यहां पे चीजें आप सीख जाओ। मेरे भाई जो आपके पास है ना टर्न रेशियो निकाला जाता है, जो आपके पास टर्न रेशियो निकाला जाता है, टर्न रेशियो जो निकाला जाता है, तो आपने देखा था ये ट्रांसफॉर्मर है, तो ये आपके पास E1 था और ये आपके पास E2 था, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू आपके पास A किया था। तो जो टर्न रेशियो होता है वो फेज वोल्टेज का निकाला जाता है, लाइन वोल्टेज का नहीं निकाला जाता। तो आप क्या बोलोगे सर, हमारे पास फेज वोल्टेज 1 डिवाइड बाय फेज वोल्टेज 2, ठीक है, ये आपके पास I फेज 2 डिवाइड बाय आपके पास I फेज आपके पास 1, ये आपके पास टर्न रेशियो होगा। बात समझ में आ गया बच्चे? हाँ। अब देखो हमारे पास दूसरी बात अगर मैं करता हूं चर्चा कि सर हमारे पास जो लीडिंग और लेगिंग होती है वो किस चीज का चेक करते हो? जो लीडिंग और लेगिंग जो चेक करते हो वो लाइन वोल्टेज का आप चेक करते हो। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास लीडिंग और जो लेगिंग जो आप चेक करते हो, किसका चेक करते हो कि ये लीड हो रहा है, ये लेग हो रहा है, ये किसका चेक करते हो बच्चे? ये बोलते हो सर लाइन वोल्टेज एंड आपके पास लाइन करंट का हम चेक करते हैं। इतनी बात आपको पता हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, अब चीजें आसान है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, हमारा 3 फेज सर्किट हमारा आसान हो जाता है। हमने इतनी सारी चीजें सीखी ना सिर्फ छोटी सी बात को समझाने के लिए। समझो सर, हमने देखा 3 फेज सर्किट, समझने की कोशिश करना। 3 फेज मतलब स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी आपके पास हो सकता है। सर देखो, एक तो हमने बोला बैलेंस स्टार कनेक्शंस, एक नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जिसको हमने बोला बैलेंस मतलब आपके पास ये RYB आपके पास हो गया, और ये आपके पास BY और आपके पास R आपके पास हो गया। अब यहां पे क्या याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। सर देखो, अगर बैलेंस स्टार कनेक्शंस आपके पास होता है तो आपके पास जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? चल, ये आपके पास स्टार मान लेता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ऐसा करता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं चीजों को। तभी तो मैं आपको क्या बोलता हूं भाई, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं महारत लोग ऐसे होते हैं अपना ज्ञान झाड़ने के लिए ना तो एक्सप्लेन कर पाते हैं ना समझा पाते हैं, कुछ भी बता देते हैं, ठीक है, बच्चा परेशान होता है और अल्टीमेटली 3 फेज सर्किट को छोड़ के आता है। मैं जो करा रहा हूं JEE में जो आपके पास पूछा जाता है, लास्ट के 20 साल के इंडिया के किसी भी एग्जाम्स के उठा के देख लेना, चाहे SSC के उठाओ, चाहे JK SSB के उठाओ, चाहे
यूपीपीसीएल के उठाओ, चाहे आरआरबी के उठाओ, किसी भी एग्जाम के 20 या 30 साल जब से पेपर स्टार्ट हुआ है, जो मैं बता रहा हूं इसी क्लास से आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास बड़े ध्यान समझो, मैं यहां पे स्टार बना दूं क्या बच्चे? ठीक है, डेल्टा भी बना सकता हूं, स्टार भी बना सकता हूं, तो मैंने चलो ठीक है यहां पे एक स्टार बना दिया। ठीक है, अब ये यहां पे मैंने बोल दिया कि ये आर हो गया ये टर्मिनल, और ये आपके पास मतलब ये आर वाला टर्मिनल, ये आपके पास वाई वाला टर्मिनल, और ये आपके पास बी वाला टर्मिनल। इसमें जाने वाला करंट आपके पास लाइन करंट, अभी बता दिया मैंने, लाइन से कनेक्टेड होगा, सप्लाई से कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए आपने लाइन करंट बोला। सर देखो हाँ, यहां पे अभी अभी हमने क्या बोला, इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज, इस लाइन से इस लाइन के बीच में वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज, इस लाइन से इस लाइन के बीच में वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगली बात हमारे पास है कि सर ये एक फेज हो गया, इस फेज में जाने वाले करंट हमारे पास फेज करंट, और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो आपके पास फेज वोल्टेज। यहां पे क्या होता है बच्चे, आपके पास न्यूट्रल होता है। सर देखो इसमें जाने वाला करंट आपके पास फेज करंट प्लस माइनस ये आपके पास फेज वोल्टेज, यहां पे आपके पास ये प्लस ये माइनस ये फेज वोल्टेज हो गया, इसके अंदर जाने वाला करंट आपके पास फेज करंट। रिलेशन अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। बैलेंस की बात कर रहा हूं तो आर वाई बी, अगर अनबैलेंस की बात कर रहा हूं तो बी वाई आर, दिस इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, बैलेंस मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होता है, सिंपल सी बात है कि यहां पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपके पास वी वाई वी बी और आपके पास वी वाई, तीनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ये बात याद रखनी है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन आपके पास फेज वोल्टेज। तो सर देखो हमारे पास है ना यहां पे आपने देखा था कि सर ये आपके पास 120 डिग्री है, ये आपके पास 120 डिग्री है, ये आपके पास 120 डिग्री है। कैसे निकालते हैं, ये भी ऐसे निकालते हैं, 360 डिवाइड बाय आपके पास एम आपके पास क्या होता है फेज। लेकिन ये फॉर्मूला 3 फेज है तो 120 डिग्री आपके पास आ जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके पास m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, उससे नीचे नहीं लगेगा, ये भी याद रखना। देखो भाई एक फेज वोल्टेज दूसरे फेज वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री, एक फेज वोल्टेज दूसरे फेज वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री। हाँ तो सर ये बात समझ में आ गया, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है और आपके पास यहाँ पे फेज वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास कितना होता है, 120 डिग्री। अगली बात, आप जब फेजर डायग्राम बनाओगे हमको जरूरत ही नहीं है, हमको क्या बात याद रखनी है, जो लाइन का वोल्टेज है ना वो लीड करेगा फेज के वोल्टेज से कितना, 30 डिग्री। सर हमारे पास अगर इस फेज वोल्टेज की बात करता हूं और इस लाइन वोल्टेज की बात करता हूं, तो ये जो लाइन का वोल्टेज है ना बच्चे, इस फेज वोल्टेज से आपके पास 30 डिग्री लीड करेगा। बस ये बात आपको याद होना चाहिए फेज आपके पास बैलेंस फेज के अंदर। ठीक है, बैलेंस फेज सीक्वेंस के अंदर कि आपके पास लाइन का वोल्टेज है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आपके पास लीड करेगा। मैं इसका फेजर बना के भी बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कभी जिंदगी में क्वेश्चंस भी नहीं आएगा आपके, ये बात आपको पता हो गई। हाँ सर, दूसरा आपके पास फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। देखो अभी मैंने यहां पे चर्चा किया कि सर हमारे पास है ना लाइन के वोल्टेज को लीड किया फेज के वोल्टेज से कितना, 30 डिग्री। सर ये लाइन का वोल्टेज था और इस फेज के वोल्टेज से कितना, 30 डिग्री आपके पास लीड करेगा। दूसरी बात, लाइन का जो वोल्टेज है और लाइन के करंट से, ये जो लाइन का वोल्टेज है ये और ये लाइन के करंट से कितना लीड कर रहा होगा, कितना लेग करेगा, कितना यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा। आपको 3 बातें याद रखनी है यहां पे। क्या, देखो बच्चे आपको ये याद रखनी है कि सर आपके पास लाइन का वोल्टेज और लाइन के करंट में क्या रिलेशन है, 30 डिग्री प्लस आपके पास फाई, जो भी वहां पे एंगल दे रखा होगा। ठीक है, अगर प्लस करोगे तो लेगिंग लिखोगे, माइनस करोगे तो लीडिंग लिखोगे। 30 में प्लस करोगे तो लेगिंग, 30 में माइनस करोगे फाई तो आपके पास लीडिंग। फाई क्या है, कोई एंगल है जो आपको एग्जामिनर देगा। क्लियर, अगर रजिस्टिव की बात करोगे तो आपके पास फाई क्या होगा, आपके पास 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास 30 डिग्री आपके पास एंगल बच जाएगा। इतनी बात याद रख लोगे, या आपके पास बैलेंस खत्म, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। फेजर वहां पे बनाओ जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत ही नहीं है हम वहां पे फालतू का अर्रा गर्रा फेजर बना देते हैं, जो जरूरत ही नहीं है, चीज ही आपसे यही पूछेगा। ठीक है, हाँ सर ये बातें समझ में आ गई। हाँ इतना आसान लगेगा, आज के बाद आपको 3 फेज से डर भी नहीं लगेगा। सर देखो नेगेटिव फेज सीक्वेंस बता दिया मैंने। वोल्टेज का जो पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि सर
वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होगा और 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, वो यहां पे भी होगा बिटवीन आपके पास फेज वोल्टेज। तो ये बात यहां पे भी सेम ही रहेगी। क्लियर? बात अब चेंज होगी, बात यहां पे ये चेंज होगी, दूसरा और तीसरा पॉइंट आपके पास चेंज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये है कि जो फेजर आप बना रहे हो डायग्राम, वहां पे VL जो है वो लीड करता था फेज वोल्टेज से कितना 30 डिग्री, यहां पे VL जो है वो लेग करेगा फेज वोल्टेज से कितना 30 डिग्री, वहां पे लीड करेगा, यहां पे 30 डिग्री लेग करेगा। तो इसका उल्टा करना है भाई, इधर वाला याद कर लो, इधर वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसका उल्टा वहां पे करना है। क्लियर? सर देखो तीसरा पॉइंट चेंज हो गया, फेज डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करता हूं 30 + 5 यहां पे क्या था, लेगिंग के लिए, ये VL और IL के बीच में निकाल रहा हूं। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास है ना 30 + 5 मतलब आपके पास अगर VL और IL के बीच में है तो ये आपके पास यहां पे लीडिंग के लिए है, यहां पे लेगिंग के लिए है, यहां पे माइनस लीडिंग के लिए था, यहां पे माइनस लेगिंग के लिए है। 30 डिग्री रेजिस्टेंस में यहां पे और यहां पे दोनों पे सेम है। ये खत्म हो गया भाई, 3 फेज सर्किट ही खत्म। नो नीड एक्स्ट्रा फीचर्स फेजर्स। अब मैं क्वेश्चंस बताऊं आपको, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलो इस PDF को मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। मैं आपको अब क्वेश्चंस बताता हूं कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया, ठीक है। वन मिनट वेट, खत्म ही हो गया। समझ में आ गया नहीं तीन बात भाई? डाउट? सर मशीन के लिए AK राजपूत, अरे ना कोई जरूरत ही नहीं है AK राजपूत की, हमारी बुक्स को करो ना यार। जितना हमने बुक्स में दिया है, जो मास्टर प्लस एजुकेशन की बुक्स है, जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। क्यों जा रहे हो आप उस राजपूत की तरफ? कोई जरूरत ही नहीं है आपको यार, तभी तो मैं आपको गाइड कर करके थक गया हूँ। सेशंस हमेशा देखा करो, जब भी मेरा कोई भी सेशंस होता है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे पेड पे हो, उसमें हर बात मैं बताता हूँ कि अच्छे से सुनो आपको मैं क्या बोलता हूँ। नो नीड एक्स्ट्रा बुक, नो नीड एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, ठीक है। कोई जरूरत ही नहीं है चीजों की। जो हमने बुक्स दे दी 5,000 MCQs की, वो करो भाई, ठीक है। और हम जो क्वेश्चंस करा रहे वो करो, आपको पेपर ही तो निकालना है, पेपर ही तो निकालना है, इससे आपका पेपर निकल जाएगा। अभी देखो भाई CG व्यापम के अंदर पेपर मिला है ना पूरा, ठीक है। आप PWD का उठा के देखो, WRT का देखो, एजीटी भी क्वेश्चंस आए हैं आपके, एजीटी लाइन टू लाइन, ABCD भी चेंज नहीं है भाई। तो चीजों का ध्यान रखो। मैं जितना पढ़ा रहा हूं मेरे को नहीं आता, मैं इसका सब कुछ करा करूं कि आपके लिए इसको डिफिकल्ट बना के इसको सब कुछ बता दूंगा आपको। कोई जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे अपना ज्ञान नहीं झाड़ना कि मैं मेरे को इतना आता है मैं आपके सामने अपना ज्ञान बताऊं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। मुझे यह करना है कि मैं क्या पढ़ाऊं जिससे बच्चे का काम हो जाए, जिससे बच्चा सीख जाए। ये मेरा एम है, मास्टर प्लस एजुकेशन का एम ही यही है, चीजों को सिंपल करना, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, देखो अब बनाओ भाई, आपके सारे क्वेश्चन से मैं करा देता हूँ। क्या क्या पूछा है बताओ, मुझे बताओ। देखिए आपसे नहीं बनता क्या, बताओ फिर मेरे से। ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, बताओ भाई। पूछा है ये, SSC ने पूछा है 2012 में, और JEE का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम यही होता है, इससे ऊपर कोई एग्जाम्स नहीं होता। आप इंडिया का कोई सा भी JEE दो, लेकिन इसके पेपर के क्वेश्चन नहीं करके गए तो सब कुछ बेकार है। जल्दी बताओ। फॉर बैलेंस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम द फेज सम ऑफ द लाइन करंट इज नॉट जीरो इफ द लोड इज। कब आपके पास जीरो नहीं होगा? कब आपके पास जीरो नहीं होगा? कब आपके पास जीरो नहीं होगा? मैंने एक चीज छोड़ दी क्या? ये चीज मैंने आपको नहीं बताई क्या? एक मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूं। इसको यहां पे मैंने लिख रखा है सब कुछ।
वापस से मेरे को पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। एक चीज मैं भूल गया इसके अंदर आपको बताना। एक मिनट रुको, अपलोड होने दे इसको। हाँ ये रहा, ये नोट करके, ये नोट करके ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या? टोटल फेज सीक्वेंस जो आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो आपके पास बैलेंस वाला, एक आपके पास नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। बात समझ में आ गया? आर वाई बी और आपके पास बी वाई आर, ठीक है, 2 होते हैं। दूसरी बात, आपके पास एपरेंट जो पावर होती है अभी मैंने बता दिया, 3 फेज में लिखना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वी फेज इंटू आपके पास आई फेज। एक फेज की निकालना है तो वी फेज इंटू आई फेज। स्टार कनेक्शंस की बात कर रहा हूं तो स्टार में अगर बैलेंस की बात करते हो तो आपके पास जो लाइन करंट होगा आई आर आई वाई और आपके पास आई बी। अगर आप बैलेंस की बात कर रहे हो तो ये आपके पास 0 होगा, लाइन करंट का समेशंस आपके पास क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं बात करता हूं अनबैलेंस की, तो अनबैलेंस के अंदर आपके पास तीनों करंट का समेशंस आपके पास 0 नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास लाइन करंट है, ठीक है। फेज सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट 0। ये तो हो गया स्टार कनेक्शंस की बात कि भाई बैलेंस करंट का समेशंस क्या होगा बच्चे? आप बोलोगे सर लाइन करंट का समेशंस 0 होगा, अनबैलेंस का क्या होगा? 0 नहीं होगा। अगली बात करें डेल्टा में, तो डेल्टा में बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, तीनों कंडीशंस में क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गया? इसमें 0 होगा। मतलब बात किसकी हो रही है? न्यूट्रल करंट की आपके पास हो रही है। यहां पे न्यूट्रल करंट आपके पास 0, यहां पे आपके पास नॉट 0। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? हाँ, बस यही पॉइंट आप लोगों को याद करना है और इसी पॉइंट के लिए मैंने दोबारा से ये रिप्रेजेंट किया। देखो एपरेंट पावर ये हो गई 3 में। अगर आपके पास पावर की एक्टिव पावर भी लिखना है, रिएक्टिव पावर भी लिखना है तो अभी मैंने बता दिया। लाइन में लिखना है तो लाइन में लिख सकते हो, आपके पास फेज में लिखना है तो फेज में लिख सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेज में, और अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा वो किसमें? आपके पास लाइन में। ये हमारे पास खत्म हो जाता है यहां पे। बनाओ भाई फटाफट। फॉर बैलेंस 3 फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट 0। ये आपके पास कब 0 नहीं होगी? इफ द लोड इज, जब आपके पास लोड क्या हो? बताओ फटाफट। बैलेंस डेल्टा कनेक्शंस, अनबैलेंस आपके पास डेल्टा। भाई आपके पास डेल्टा के अंदर तो सिंपल सी बात बोला ना, बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, तीनों करंट का समेशंस क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो बात आती है स्टार पे, तो स्टार पे भाई डेल्टा में तो 0 होता है ना भाई, दोनों कंडीशंस पे, बैलेंस हो या अनबैलेंस हो। लेकिन बात हमारे पास आती है स्टार की, तो स्टार में बात करेंगे सर बैलेंस में आपके पास क्या था? 0 था, अनबैलेंस में आपके पास 0 नहीं था। देखा था ना भी, आई आर प्लस आर वाई प्लस आपके पास ये आपके पास क्या था? नॉट 0। ये किस में होता है? अनबैलेंस में। ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट बना दो बेटा। देखो बड़े ध्यान समझो, रिलेशंस आप लोगों को याद होना चाहिए 3 फेज का। ये भी आपके पास एसएससी ने पूछा है 2013 में। 3 equal impedance are first are connected in delta across the 3 phase balance supply.
इफ द सेम इंपेडेंस आर कनेक्टेड इन स्टार देन द सेम सप्लाई। तो आपके पास फेज करंट, लाइन करंट, पावर, इसमें क्या रिलेशन आपके पास होने वाला है मेरे भाई? बड़े ध्यान सुनो, आपके पास पहले किस में कनेक्टेड है? डेल्टा में, ये डेल्टा बना दिया मैंने। बाद में किस में कनेक्टेड हुआ? स्टार में कनेक्टेड हुआ। मेरे भाई आपको यहाँ पे चीजें पता है कि सर यहाँ पे आपका फेज वोल्टेज जो होता है लाइन करंट के, लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो फेज करंट होता है वो आपके पास लाइन करंट डिवाइड बाय आपके पास √3 होता है, होना चाहिए। सर यहाँ पे हम बात करें कि सर हमारे पास जो फेज वोल्टेज होता है वो आपके पास क्या होता है? VL/√3 होता है। यहाँ पे आपके पास फेज करंट की बात करें तो फेज करंट क्या होता है? लाइन करंट के इक्वल होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सर, अगर मैं डेल्टा में बात करता हूँ पावर की बात करता हूँ, थ्री फेज की, आपके पास थ्री फेज में पावर कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास फेज वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ का इंपेडेंस में बोल देता हूँ कि ये जेड इंपेडेंस है। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये जेड इंपेडेंस है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये जेड इंपेडेंस है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये जेड इंपेडेंस है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, तो मैंने बोल दिया डिवाइड बाय आपके पास जेड हो गया। तो आपके पास फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 3VL का स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास जेड। बात समझ में आ गया? हाँ। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पावर की, तो पावर कितना हो जाएगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसका फेज वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, ये स्टार की बात हो गई, डिवाइड बाय आपके पास जेड हो गया। फेज वोल्टेज किसके इक्वल है? लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू आपके पास लाइन डिवाइड बाय आपके पास √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा? जेड। इससे ये कट गया तो कितना आ गया? VL स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास जेड आपके पास आ गया। अब देखो, ये 3 इंटू आपके पास VL स्क्वायर डिवाइड बाय जेड था, वो आपके पास VL स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास जेड है। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो कि आपके पास ये तो डेल्टा वाली बात है और ये आपके पास स्टार वाली बात है। तो आप बोलोगे सर पावर जो होगी डेल्टा की वो कितनी हो जाएगी? 3 इंटू P आपके पास स्टार, तो स्टार की पावर कितनी होगी? डेल्टा की जो पावर है डिवाइड बाय आपके पास 3, ठीक है। तो आप बोलोगे पावर कंज्यूम आपके पास स्टार में 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। बात समझ में आ गया? ऑप्शन सी इज आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा है। देखो, डिटरमाइन द रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है, आपको ट्राइंगल पता होना चाहिए। ये ट्राइंगल होता है, ये पी होता है, ये रिएक्टिव पावर होता है, ये एपरेंट पावर होता है। रिएक्टिव पावर, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शंस, ठीक है, हैविंग द लाइन वोल्टेज कितना है बेटा? लाइन वोल्टेज है 400 वोल्टेज, ठीक है। अगर कई बार लाइन वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ है, नहीं फेज वोल्टेज बोला गया है नाम, तो आपको क्या बात याद रखनी है? बाय डिफॉल्ट हम उसको लाइन ही वैल्यू मानते हैं। याद रखना, बाय डिफॉल्ट हम उसे लाइन ही वैल्यू मानते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया, ना तो लाइन दिया है ना फेज दिया है। तो सर हमारे पास ये हो गया VL इतना है, लाइन करंट हमारे पास इतना है, कितना बेटा? 40। तो हमारे पास यहाँ पे बोला कि फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस कितना है? फाई का एंगल कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में फेज डिफरेंस हमारे पास है। तो अब आपसे क्या पूछा है? रिएक्टिव पावर। कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टिव पावर निकालना है तो हम लाइन दे रखा है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, VL इंटू IL इंटू क्या कर देंगे बेटा? साइन ऑफ फाई कर देंगे। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो √3 इंटू आपके पास लाइन वोल्टेज कितना आ जाएगा? 400 इंटू आपके पास 40 साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 कितना हो गया? 1 अपॉन कितना आ गया बेटा? साइन ऑफ 45 1 अपॉन √2। यही आया ना? अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच खा रहा है? सर देखो, अगर यहां पे बोल रहा है कि सर आपके पास यहां पे ये हो गया, यही आया ना, तो मुझे अब फटाफट से बता दो कि आपके पास क्या आंसर आपके पास होगा, क्या आंसर आपके पास यहां पे होगा, ठीक है। आपसे ये देखो KVAR में पूछा है, किलो वोल्ट एम्पियर में पूछा है, किलो वोल्ट एम्पियर में रिएक्टिव पावर पूछी है। तो भाई ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 3 जीरो तो कितने हो जाएंगे? किलो वोल्ट एम्पियर बन गया आपके पास। तो आपके पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16। तो आप बोलोगे सर 16 इंटू √3 डिवाइड बाय √2, ये आपके पास के में बन गया KVAR। तो बेटा आप बोलोगे इसे यार √3 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.73, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट आपके पास 41। तो सिंपल सी बात है कि 16 से ज्यादा ही आएगा, 16 से ज्यादा ही आएगा। अगर 16 से ज्यादा ही आएगा तो आपको ये पता है कि सर ये तो नहीं होगा और ये भी आपके पास नहीं होगा, या तो 18.7 होगा या 19.6 होगा। अब एक्यूरेट रिजल्ट आप लोग निकाल लो,
1.73 और 1.41, तो थोड़ा सा समथिंग ज्यादा, तो मतलब 18 से तो थोड़ा सा ज्यादा ही आना चाहिए। तो आई थिंक यही होगा, एक बार कैलकुलेट भी कर लो। 19 पॉइंट आपके पास 6 आपके पास होगा। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमको तो फेज में निकालना है। अरे भाई फेज से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हम तो फेज वोल्टेज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पावर निकाल लो भाई। 3 इंटू वी फेज इंटू आपके पास आई फेज, ये आपके पास साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो 3 इंटू फेज वोल्टेज कितना होता है बेटा? फेज वोल्टेज सर लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय आपके पास √3 होगा, तो 400 डिवाइड बाय आपके पास √3 हो गया। ये आपके पास लाइन हो गया और ये आपके पास साइन ऑफ 45 हो गया। मेरे भाई वापिस देखो, √3 को इससे काटोगे तो आपके पास √3 हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। ये 400 बन गया, ये आपके पास कितना बन गया? 40 बन गया, इंटू आपके पास ये फेज है तो फेज और लाइन इक्वली तो होता है ना, ठीक है। तो ये आपके पास 1/√2 आ गया। तो भाई आप लाइन में लो या फेज में लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सिस्टम है, सप्लाइंग अ लाइन वोल्टेज आपके पास इतना है 200, करंट आपके पास क्या है? फेज करंट आपके पास दी हुई है। व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम? अब ये वोट में पूछा है बेटा, वोट में आपसे पूछ रहा है। इफ द करंट लेग द वोल्टेज आपके पास 30 डिग्री, मतलब आपके पास फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री का आपके पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक्टिव पावर पूछी है, क्या डाटा किस में दिया हुआ है? लाइन में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। √3 VL IL cos ऑफ आई आपके पास हो गया, ठीक है। एक मिनट रुको, चलो निकालो, निकालेंगे आप लोगों ने। कितना है एक बार निकालो। 15.59 पक्का? आर श्योर दोस्त? निखिल सही निकाला ना बेटा? हाँ, डेल्टा कनेक्शन है। लाइन वोल्टेज कितना है भाई आपके पास? लाइन में लिया ना 200, तो हम यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो लाइन करंट होता है वो आपके पास फेज करंट के इक्वल होता है। सॉरी आपके पास आई फेज इक्वल्स टू आपके पास IL अपॉन आपके पास √3, तो IL जो होगा वो आपके पास √3 इंटू आपके पास आई फेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इंटू √3 इंटू आपके पास फेज करंट दिया हुआ है 30 इंटू आपके पास कोस 30 डिग्री, कितना आ रहा है बेटा? 15.59, ठीक है, ठीक है, पक्का ना? नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट से बनाओ। चलो, द लाइन करंट फॉर अ बैलेंस डेल्टा कनेक्शन सिस्टम इज 10। आपके पास जो लाइन करंट है बैलेंस डेल्टा सिस्टम की वो कितनी है? 10 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज करंट। भाई तो सिंपल है, इससे तो सिंपल ही क्या होगा, आपके पास फेज जो करंट होती है वो क्या होगी डेल्टा के अंदर? IL अपॉन आपके पास √3, तो कितनी है भाई आपके पास? 10 अपॉन, देखो भाई पूछा है 2018 में पूछा, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर भी पता नहीं दुनिया क्या क्या पढ़ाती है, मैं नहीं जानता हूँ। 5 पॉइंट्स कम ही होगा ना, 10 से तो कम ही होगा, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन आते हैं और पता नहीं दुनिया क्या पढ़ाती रहती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है भाई। पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, चीजों को डिफिकल्ट बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट, कोई सा भी चाहिए उठा लेना मेरे भाई, कोई सा भी, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूं यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ,
विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्ट अबाउट द डेल्टा कनेक्शन बैलेंस फेज सर्किट। डेल्टा के लिए कौन सी बात सही नहीं है? देखो भाई, उसने बोला है कि भाई फेज करंट जो होती है वो आपके पास लेस देन होती है लाइन करंट से। तो यहाँ पे जो फेज करंट की मैं बात करता हूं तो फेज करंट आपके पास लाइन करंट डिवाइड बाय आपके पास रूट ऑफ 3। तो फेज करंट तो कम ही होगी ना सर, आई एल अपॉन रूट ऑफ 3, और लाइन करंट आपके पास ज्यादा हो गई, ये तो बात सही है आपके पास। अगली बात करो, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू, ये भी आपके पास सही है। द सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रल, ये भी बात सही है। इट इज अ 4 वायर सिस्टम, 4 वायर सिस्टम तो आपका स्टार हो सकता है क्योंकि उसमें न्यूट्रल भी होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ये आपके पास करेक्ट नहीं। क्लियर? चलो, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एपरेंट पावर, एपरेंट पावर फॉर अ बैलेंस 3 फेज। एपरेंट पावर समझ गए ना, फॉर आपके पास डेल्टा कनेक्शंस, एपरेंट पावर क्या होगी बेटा? फटाफट बताओ, 2018 में पूछा है। एपरेंट पावर, तो सर एपरेंट पावर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, रूट ऑफ 3 VL इंटू आई एल आपके पास हो जाएगी। क्लियर? 3 तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सर ये कौन सी है? ये रिएक्टिव पावर। ये कौन सी बेटा? ये आपके पास एक्टिव पावर। क्लियर? रूट ऑफ 3 होगा ना बेटा, VL से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? फेज है क्या? लाइन वोल्टेज है वो, आपके पास लाइन वोल्टेज, ये भी लाइन वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, चलो लाइन करंट भी होता तो भी आपके पास 3 नहीं होता, वहां पे फेज होना चाहिए था आपके पास, ये होना चाहिए 3V फेज और आपके पास I फेज, ये आपके पास करेक्ट होता। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखो, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, क्यों की बात कर रहा है। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सिस्टम हैविंग अ लाइन वोल्टेज इतना दिया हुआ है, लाइन करंट आपके पास इतना दिया हुआ है, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आपके पास इतना दिया हुआ है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोस ऑफ 36 पॉइंट आपके पास 87 कितना होता है? 0.8 होता है। यार मैंने बोला 0.8 पावर फैक्टर सबसे ज्यादा देता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसका वैल्यू 0.8 होता है, इसका वैल्यू 0.8 होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास साइन ऑफ फाई जो होगा 53 पॉइंट समथिंग बनेगा, और इसका वैल्यू 0.6 होता है। और इसको निकालते कैसे, वो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट डायग्राम से आप लोगों को बताया था, ये डाटा आपको याद ही होना चाहिए। सर ये इसने कौन सी पावर पूछी है भाई आपसे? रिएक्टिव पावर पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, Q इक्वल टू रूट ऑफ 3 VL इंटू आपके पास IL आपके पास साइन ऑफ फाई। ठीक है बेटा, तो रूट ऑफ 3 लाइन करंट, लाइन वोल्टेज कितना है भाई? 200 इंटू आपके पास लाइन करंट कितना है भाई? आपके पास 80 इंटू आपके पास 0.6 हो जाएगा, यही होगा ना, साइन है तो साइन ऑफ फाई में निकालना। किसमें पूछा है? किलो में पूछा है ना, तो ये 3 जीरो तो किलो में हो जाएगी, तो 16 इंटू 0.6 इंटू आपके पास रूट ऑफ 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास? 3, ये हो गया आपके पास 10, तो 10 पॉइंट, हाँ 10 से ज्यादा कितना आ रहा है? 16.62। ठीक है बेटा, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर भी अगर बाई चांस मिस्टेक होती है मैंने आपको बता दिया। यार ये डायग्राम फिगर में कुछ मिस्टेक है आई थिंक, 2 मिनट रुको मैं इसका फिगर देखता हूँ, 1 मिनट रुको, इसका फिगर मैं बना देता हूँ। आई थिंक फिगर, हम्म, इससे भी मैंने आपको बोला था मैग्नीट्यूड वोल्टेज का सेम ही होता है लाइन वोल्टेज का। क्लियर? यही है फिगर, तो यही है। ठीक है, बनाओ।
आपके पास यहां पे है कि ये कुछ नहीं है ना, यहां पे आपके पास है कि फिगर शो इन द बिलो द पावर कंज्यूम ऑफ द लोड 345 वोल्ट। तो सबसे पहले तो ये पहचानने माना चाहिए पावर कौन सी है, एक्टिव है, रिएक्टिव है या एपरेंट है। तो ये आपके पास एक्टिव पावर का यूनिट है, किलोवोट उसी का रेटिंग होता है। तो यहाँ पे वोट दे रखा तो एक्टिव पावर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट, तो कोई दिक्कत नहीं, P इक्वल टू आप बोल दोगे √3 VL IL cos ऑफ फाई, यही होता है भाई। हाँ सर, P का वैल्यू आपके पास कितना है 345, ठीक है, इक्वल टू √3 इंटू VL कितना है भाई 200 है, इंटू आपके पास IL, और उसने बोला है कि आपके पास वैल्यू ऑफ आपके पास करंट। तो यहाँ पे रजिस्टिव लोड दे रखा है, तो रजिस्टिव लोड मतलब आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर, तो कोस ऑफ आपके पास 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो लाइन करंट इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 345 डिवाइड बाय √3 इंटू 200, ठीक है। अब 200 को √3 से करोगे तो मतलब 300 समथिंग कुछ आएगा, और 345 डिवाइड 300 समथिंग, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखना एक्यूरेट निकालना जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 345 है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ढूंढो कि उसके पास क्या है, तो 1 के आसपास आएगा, सिंपल सी बात है, उसी के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड ऑफ 3 फेज इंपेडेंस आपके पास इतना दे रखा है 6, ये J है ना, ये आयोटा है, मतलब आयोटा दे रखा है, आयोटा 9 इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, ठीक है। सप्लाई थ्रू द लाइन और इंपेडेंस आपके पास यहाँ देखो 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई आपके पास 2 हो गया, द सप्लाई वोल्टेज आपके पास इतना है 50 हर्ट्ज से, डिटरमाइन द लाइन करंट, तो आपको यहां पे लाइन करंट आपको निकालना है। बेटा बड़े ध्यान सुनो, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। सर इंपेडेंस कितना दे रखा है आपके पास 6 + J9 प्लस आपके पास दूसरा इंपेडेंस 1 + J2, तो टोटल इंपेडेंस कितना हो गया बेटा 7 + J11 हो गया, ठीक है। और अब अगर आपसे पूछ रहा है कि द सप्लाई वोल्टेज, देखो कुछ नहीं बोला है, सप्लाई वोल्टेज बोल रहा है, ये लाइन माने या फेज माने, तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट उसे हमको लाइन मानना होता है, ठीक है। तो डिटरमाइन द लाइन करंट, तो हम बोल देंगे सर हमारे पास जो P होगा वो √3 VL और आपके पास IL cos ऑफ फाई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे अगर हम बात करें ना भाई, ऐसे करें, IL पूछा है ना, तो वोल्टेज अपॉन आपके पास इंपेडेंस कर लेते हैं। तो वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस करेंगे तो वोल्टेज कितना है भाई 400 डिवाइड बाय इंपेडेंस कितना है भाई 7 + J11। अगर 7 + J11 है तो आप मैग्नीट्यूड ले लो भाई नीचे का, 400 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ले लो इसका, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास 11 का स्क्वायर, और 8 एंगल कितना आ जाएगा, तो आप लोग सर 10 इनवर्स आपके पास 11 अपॉन आपके पास 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये कितना हो गया मैग्नीट्यूड, ये कितना हो गया भाई आपके पास, हाँ 121 13 के तकरीबन आ गया ना, ये 13 के तकरीबन आ गया, ठीक है। तो 400/13 मैग्नीट्यूड ही आपसे पूछा है, 400/13, तो भाई 400/13 कितना होगा, एंगल तो पूछा ही नहीं है, एंगल भी निकाल देते हैं, 10 ऊपर चला जाता जो भी एंगल आता, एंगल तो पूछा ही नहीं है। तो भाई 400/13 कितना आ जाएगा 10 30, किसके आसपास आ रहा है, चालीस तो नहीं होगा, 37 या 27 इनमें से आंसर होगा। कितना आ रहा है, कितना आंसर आएगा बेटा, एक बार चेक करना, कैलकुलेट करना। कितना आ रहा है, 37 है ना, ऑप्शन 37। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू फॉर बैलेंस स्टार कनेक्शंस। अगर आपके पास बैलेंस कंडीशन है तो कौन सी कंडीशंस आपके पास यहां पे ट्रू है, कौन सी कंडीशंस आपके पास यहां पे ट्रू है। तो आप बोलोगे कि सर अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, यहां पे सारे के सारे इंपेडेंस आपके इक्वल हो जाएंगे, तो आपके बोलोगे सर ये आपके पास ट्रू है इनके अकॉर्डिंग, ये तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। अब मेरे भाई बताओ, आपको 3 फेज में कोई प्रॉब्लम आया, 3 फेज में कोई प्रॉब्लम आया, क्या जरूरत पड़ी हमको फेजर की, क्या पड़ी, नहीं पड़ी। अब दुनिया आपके लिए इसको इतना डिफिकल्ट बना रही है ना, इतना डिफिकल्ट बना रही है, बच्चे डरते हैं 3 फेज सर्किट से
क्या है भाई, सारे अब कोई सा भी जेई की क्वेश्चंस उठा लो आप लोग, कोई से भी जेई के उठा लो भाई, जेई का लेवल ही यही है। वो आपसे फेजर बनवा ही नहीं रहा ना, फेजर वहां पे बनाओ जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत ही नहीं क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो। तो ये टीचिंग ही नहीं आती लोगों को, टीचिंग कैसे करते हैं, आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता, अपना नॉलेज झाड़ के क्या करोगे। मेरे को अपना नॉलेज झाड़ने में क्या जाता है, मैं बना दूंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा इसी चीज को, ये भी होता है, ये भी करूंगा, ये भी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं मेरे भाई। बता दिया जो चीजों की रिक्वायरमेंट, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। है हम फेजर, इसका अगर फेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम आने वाले पीएचडी जब एग्जाम होगा उसके बाद कर लेंगे, यहां पे तो नहीं पढ़ने वाली। गेट का एग्जाम थोड़ी है कि गेट में पढ़ रही है, किसी भी जूनियर इंजीनियर और किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर में फेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 3 पेज के अंदर। ये लिख के ले लो, जो मैंने लिखा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, अभी आरआरबी का उठाओ, अभी सीजीएल पीडब्ल्यूडी का उठाओ, प्रीवियस में जो भी आपके पास एग्जाम्स हुए, जेकेएसएसबी का उठाओ, किसी का भी उठाओ, सारे क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय। तो आज हमारा ट्रांसफॉर्मर कंप्लीटली खत्म हो जाता है और अब हम स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन, और इसका रिविजन्स का वीडियो एक अपलोड होगा और एक क्वेश्चंस का वीडियो भी आपके पास अपलोड होगा। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।